आप सभी को नमस्कार बेटा। आइए, आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज के जो लेक्चर है वो हम लोगों का क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है बेटा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, सवाल तो बड़े बेहतरीन आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। और अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि वन शॉट वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो सारे सवाल आपको मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और कोशिश करिए अच्छा रिवीजन करिए, काम आएगा ये, ठीक है ना। आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन में आता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में जो काम आता है, उसमें भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो आयरन के कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, मैग्नीज के होते हैं, कोबाल्ट के होते हैं। वो सारे अपने लाइफ में यूज किए जाते हैं, राइट। जैसे आप जानते हो कि जो क्लोरोफिल होता है और जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है ना, बड़े अच्छे चैप्टर है और बड़े शानदार तरीके से सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। ये सबसे पहली बात तो ये दो सिंपल टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल स्टेबल सॉल्ट से बनता है। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से याद रखना, जो जो पॉइंट में अंडरलाइन करूंगा वही मेन याद रखना बेटा। सबसे पहली बात, जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो कहता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस कंपाउंड का काम आता है। जैसे क्लोरोफिल है सर, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है। तो आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट। मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल होता है अपना, जो अपना क्या होता है सर, क्लोरोफिल होता है, वो किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम से बना होता है। और जो आयरन होता है सर, आयरन, वो आयरन कहाँ होता है, वो आयरन अपना जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, राइट। सर वो कहाँ मिलेगा भाई साहब, हीमोग्लोबिन के अंदर मिलेगा, आयरन मिल जाता है, राइट। इसी तरीके से आप जब विटामिन B12 की बात करते हो ना बेटा, तो वहाँ पे कोबाल्ट की नाम ली जाती हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो जो बनाए जाते हैं उनसे, ये आपको थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी होगी, राइट। चलिए, इस कंटेंट के अंदर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टडी करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताएंगे, वर्नर थियरी जो बहुत बेहतरीन सवाल आता है वर्नर थियरी से, क्लासिफिकेशन लिगेंड का हम देखने वाले हैं और IPSC नेमिंग देखने वाले हैं भी हैं। और इसके अलावा पूरी स्लाइड अपना जो होता था वो बॉन्डिंग इन मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम लोग देखेंगे। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड सर देखेंगे। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम देखेंगे सर, है ना। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ने को मिलेगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। आइए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है ना, वो सबसे पहली बात की एडिटिव कंपाउंड से होता है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। सर एडिशन कंपाउंड वो होता है जो दो से ज्यादा कंपाउंड से बने होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि K2SO4, ठीक है। आप पढ़े होंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थराइस, राइट। Al2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो ये अपना क्या होता है, ये अपना जो होता है पोटास एलम होता है, याद करिए। तो ये एडिशन सॉल्ट होता है, ठीक है ना। अब ये एडिशन सॉल्ट जो होता है सर, ये दो तरीके से होता है, एडिशन कंपाउंड। इसी तरीके से आप पढ़े होंगे KCl, ठीक है, डॉट MgCl2 डॉट अपना क्या है 6H2O है। तो ये सारे एडिटिव कंपाउंड की कैटेगरी में लाए जाते हैं, राइट। ये सब कुछ एडिटिव कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो एडिटिव कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो से ज्यादा सॉल्ट उसके अंदर हो और क्रिस्टलाइज हो जाए, ठीक। ये एडिटिव कंपाउंड दो तरीके से आपको मिलेगा, देखो ध्यान से। एडिटिव कंपाउंड क्या होता है, दो मोर स्टेबल सॉल्ट से मिलके बना होता है बेटा, और क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया जाता है, राइट। जैसे आप देख लीजिए, ये एक सिंपल सॉल्ट है सर, KCl एक सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 भी एक सिंपल सॉल्ट है, आपको भी पता है सर। पानी के अंदर डाला जा रहा है, क्रिस्टल बना जा रहा है, तो KCl डॉट MgCl2
.6H2O आपके पास दिख रहा है और इसी को बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक है, आइए सर, फिर इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे CuSO4 डॉट प्लस 4NH3 और H2O के प्रेजेंस में। तो CuSO4 डॉट के 4NH3 डॉट H2O, ये भी अपना वही साल्ट होता है। अभी पीछे मैंने बताया आपको कि K2SO4 को लिया जाता है, K2SO4 के साथ Al2SO4 होल थ्राइस लिया जाता है। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस लिया जाता है, प्लस 24H2O क्रिस्टल बनाया जाता है, और सबको जब बेटा मिलाते हैं तो K2SO4 सर Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, डाट 24H2O बना लेते हैं। ये सारे लोग क्या होते हैं, अपने डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं, यानी एडिशन कंपाउंड होते हैं। जब दो सॉल्ट मिलाओगे, पानी में डालोगे, तो क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना, यानी सॉल्ट ए अब मिला दीजिए, ठीक है, सॉल्ट बी आप मिला दीजिए, और इनको क्रिस्टल करिए, यहाँ पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट ए एंड बी, ए एंड बी। ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना कहलाता है एडिटिव कंपाउंड। क्या कहलाता है सर, ये एडिशन कंपाउंड कहलाता है। आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, दोनों से मिलाने से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एडिटिव कंपाउंड जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एडिटिव कंपाउंड को जब पानी में डाला जाता है, एडिटिव कंपाउंड जब पानी में डालते हैं, तो सर याद रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ याद रखिएगा। जब एडिटिव कंपाउंड को आप पानी में डालोगे, एडिशन कंपाउंड को जब आप पानी में डालोगे, राइट, और जब तुम पानी में डालते हो ना, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो सर, जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, तो दो बातें दिखेंगी। एक कंप्लीट डिसोसिएशन करने वाला दिखेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करने वाला दिखेगा, जिसको हम क्या नाम से बोलते हैं, डबल सॉल्ट के नाम से बोलते हैं, इसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। और एक पार्शियल डिसोसिएशन करेगा, क्या करेगा, पार्शियल डिसोसिएशन करेगा सर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये बात आपको ध्यान दीजिएगा, जो डिसोसिएट नहीं होगा, कम डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, उसकी बात बोल रहा हूँ। यानी आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, आप जो मैं लिख रहा हूँ ना सर, बेटा वो जरूर ध्यान देना, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये चीजें होता है। जैसे आप जो, ये तो सिंपल सॉल्ट आप डबल सॉल्ट बना रहे हो, दो आयंस दो सॉल्ट मिला करके डबल सॉल्ट आप बना रहे हो, क्लियर है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप FeCN का होल ट्वाइस ले लिया, 4 KCl ले लिया, जब इनको मिलाओगे तो ये K4 FeCN6, ये अपना क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस बात का, जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, जो पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। कब पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन कब होगा, ध्यान से सुनना। जैसे आप क्या करते हो, K2SO4 लेते हो, राइट, ठीक है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, डॉट 24H2O। सर जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप पानी में मिलाओगे, पानी में डालने के बाद ये क्या करेगा, खुद के ही आयंस में टूट जाएगा। कहाँ टूटेगा सर, खुद के ही आयंस में टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये अलग टूट गया पानी के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बेटा अलग टूट जाएगा, यानी दो एल्यूमिनियम है, ये भी पानी के अंदर टूट जाएगा, प्लस 3 सल्फेट इसके पास भी है सर। सर 3 सल्फेट आप बना लीजिए, और वाटर अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है, इसके पास अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब साथ में था तो सारी बातें थी, लेकिन जब पानी के अंदर जाता है तो देखो, पोटेशियम अपनी अलग जिंदगी जीता है, अलग टेस्ट देता है, सल्फेट अपनी अलग टेस्ट देता है, एल्यूमिनियम +3 अपना अलग टेस्ट देने लगता है। तो इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी पानी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है, ये पानी के अंदर जब भी जाएंगे अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये सारी बातें याद रखना है, ठीक है। तो इट रिटेन इट लूज योर आइडेंटिटी, ठीक है।
अब जब आप ये सॉल्ट ले लीजिए ना, आप देखिए ध्यान से, आप ले लीजिए सर K4Fe का होल 6, इनको डालिए पानी में। ठीक है, पानी में हमने डाल दिया। अब क्या होने वाला है, देखो डिब्बा ये दिख रहे हो, बिग ब्रैकेट, इसके बाहर जो आयन होगा, जैसे 4K+ टूट के बाहर चला जाएगा, लेकिन आयरन जो है ना, जो Cn के साथ बचा हुआ है ना, वो कहता भाई मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं, मेरी खुद की अपनी एक जिंदगी है, मैं वही जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो 4K+ अलग अपनी टेस्ट देता है, लेकिन ये लोग अलग, न तो ये आयरन का टेस्ट देगा, न तो ये साइनो का टेस्ट देगा, ये टेस्ट अपना नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, वो अपनी आइडेंटिटी पानी के अंदर मेंटेन करके बैठता है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, राइट। और ये क्या करता है, इट लूज आइडेंटिटी, इट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। आइडेंटिटी अपनी पानी में बर्बाद कर देता है, अपनी पहचान खो बैठता है, लेकिन ये अपनी पहचान पानी के अंदर नहीं खोता है। इट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? यानी वो अपने खुद के आयंस में वो टूट के बाहर नहीं जा सकता है। जो इनके आयंस है, ऑल द आयंस लाइक Fe विल नॉट गिव द टेस्ट, आयरन+2 अपना टेस्ट नहीं दे सकता, साइनो अपना टेस्ट नहीं दे सकता। इसका मतलब ये अपनी अपनी जो कैरेक्टर है वो मेंटेन करके बैठे रहेगा। ठीक है, जैसे आपसे एक सवाल पूछ देगा कि एक बात बताइए, एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ CuNH3 4SO4। सर एक कॉम्प्लेक्स अपने पास, ठीक है, CuNH3 होल, ये है अपना CuNH3, ठीक है, होल 4SO4। इसमें ये बोल रहा है कि जब आप पानी के अंदर डालोगे तो ये टेस्ट किसका देगा। जब आप पानी के अंदर डाल रहे हो, इसको पानी के अंदर ले जा रहे हो, जबरदस्ती भेज रहे हो, तो टेस्ट किसका देगा। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप पानी के अंदर भैया डालोगे इसको, तो जो डिब्बे के अंदर है, ये देखो डिब्बा के अंदर सल्फेट पे 2 माइनस होता है, बिल्कुल माइनस होता है सर। ये भी अपना एक्वस होता है, यहाँ 2+ होता है। तो आप देख रहे हो कि ये अपना टेस्ट नहीं दे रहा है। अब ये दे रहा है, ये सल्फेट दे रहा है, आयंस में टूट रहा है, लेकिन ये लोग अपना टेस्ट नहीं देंगे। यानी ये सल्फेट का आयंस का टेस्ट मिलेगा, बाकी अपना टेस्ट ये नहीं दे सकता है। मेरी बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जो कॉपर है यहाँ Cu है सर, Cu अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अच्छा खासा अपना संबंध बना के बैठा हुआ है, और वो इनके साथ संबंध बना के बैठने के चक्कर में वो कहता है भाई देखो हम अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये अपना टेस्ट नहीं देता है। मेरी बात समझ में आ गया? अब आपको सवाल ये उठता है कि रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स का कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आप कैसे लिखाओगे, ये ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको क्या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा सर, मिलना क्या है, L⁻, ये n+ भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप नॉर्मल ले सकते हो और वो अपना टेस्ट देता है। या आप एक काम करिए ना, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या होगा, ये काउंटर आयन कहलाता है, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस कहते हैं, ये कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कोऑर्डिनेट इंटिटी कहलाता है या कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाता है। ये बेटा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलेगा, ठीक है, या इंटिटी भी कहलाता है। तो याद रखिएगा सर, इनके अंदर कौन होता है, इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयंस होता है, और उनके साथ लिगैंड होता है। जो दोनों लोग आपस में एक पक्के रिलेशन से बंधे होते हैं, आपस में एक संबंध बना के रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, डिब्बे के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, वो अपना होता है। अब पूछेगा कि भैया कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होगा, ये कॉम्प्लेक्स कितने तरह का होगा।
सर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना सर, वो कटायनिक भी हो सकता है, सर वो कटायनिक भी हो सकता है, सर वो अपना एनायनिक भी हो सकता है, सर वो अपना न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर डिब्बे, जो डिब्बा आप देख रहे हो ये वाला कोऑर्डिनेट स्फीयर जो दिख रहा हो, कोऑर्डिनेट स्फीयर, उस पे प्लस चार्ज है तो कटायनिक, अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो एनायनिक, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आता है कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कितने तरीके से होते हैं, तो याद रखिएगा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब होता है सर सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब जब सारे लिगेंड सेम हो जाए। होमो का मतलब क्या होता है कि जब सारे लिगेंड डिब्बे के अंदर यानी कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर सेम मिल जाए तो होमो होगा। जैसे मान लीजिए आप यही देख लीजिए, अब फिर सी एन का होल 6 है, 4 माइनस है, तो सी एन ही है ना, ओनली सी एन इज प्रेजेंट ना, ओनली सी एन इज प्रेजेंट ना, तो इसलिए होमोलेप्टिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी कॉम्प्लेक्स में Cn के साथ साथ बेटा Cl माइनस आ गए, तो अपने पास Cn भी है, अपने पास Cl भी है, दो दो लोग यहाँ पे हैं, इसलिए बेटा जी इसको हम बोलेंगे सर ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा ये होमोलेप्टिक होता है कि हेट्रोलेप्टिक होता है। आगे चलते हैं, कुछ इसके कॉमन डिफिनीशन होते हैं, जरा वो डिफिनीशन आप देख लीजिए। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट एंटिटी और कोऑर्डिनेट स्फीयर। मैंने आपको क्या बोला कि जो डिब्बा होता है सर, जो डिब्बा होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयंस होता है, और वो एक यहाँ पे लिगेंड होता है। ये लिगेंड इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपको भी पता है कि ये दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बोलोगे सर एग्जांपल बताइए, तो है ना एग्जांपल, देखिए ध्यान से, ये देखिए अपने पास COCl3 है और NH3 का होल थ्राइस है, ये अपना कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोबाल्ट अपना अकेले है, सेंट्रल मेटल आयंस होगा या एटम होगा। ये दोनों लोग क्या होंगे सर, ये दोनों लोग अपने क्या होंगे, 6 लोग टोटल हैं, तो ये लिगैंड कहलाएंगे, जो इनको चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कि सेंट्रल मेटल जो होता है हमेशा गरीब होता है, लुईस एसिड होता है, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, और बेस जो लिगेंड होता है बेटा, वो बेस की तरह काम करता है, जो लुईस बेस आप बोल सकते हो, तो वो हमेशा उसकी गरीबी मिटाता है, यानी सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये होता है अपना कोऑर्डिनेट एंटिटी या कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसी डिब्बा को आप याद रखिएगा, जो आप ये डिब्बा देख रहे हो ना सर, वो कोऑर्डिनेट एंटिटी कहलाता है। ठीक है, या इसी को हम कोऑर्डिनेट स्फीयर भी बोलते हैं, है ना, क्लियर है। अब आ जाइए सेंट्रल एटम की बात क्या करता है। सर सेंट्रल एटम उसे कहते हैं जो क्या होता है, जनरली लुईस एसिड की तरह काम करता है, जो बीच में है। जैसे आपको मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए आप K2, ठीक है, PtCl6 ले रहे हो, आप तोड़ दीजिए ना इसको, पानी में जब डालिएगा आप, तो सर क्या होगा, 2K+ बना लेगा पानी के अंदर, और ये बना लेगा सर PtCl6 2- एक्वस मीडियम में। अब जरा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि ये देखो ये सेंट्रल एटम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या खासियत होता है इसके पास, देखो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता क्या है, या सेंट्रल मेटल के अलावा लिगेंड क्या, मतलब उसकी क्या खासियत है, हम जानेंगे कैसे कि कौन सा सेंट्रल एटम होता है। भाई दुनिया के सारे लोग थोड़ी ना बन सकते हैं, पूरे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट ही जो होता है सेंट्रल एटम का काम करता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो सेंट्रल एटम का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसके पास क्या होना चाहिए,
उसके पास क्या होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या खासियत है, होना क्या चाहिए, याद रखिएगा। उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए सर, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ। दूसरी बात, सेंट्रल मेटल एटम वही होता है जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पूछा हुआ है भैया, जान लीजिएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छा वो सेंट्रल एटम की काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज में ढेर सारा, जैसे प्लेटिनम पे देखो +4 है, इसका मतलब अच्छा खासा वो काम करेगा। तो सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। कैसे जानोगे ट्रांजिशन एलिमेंट, इनकम्प्लीट वैकेंट, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट आप याद रखना अच्छे से। फिर लिगेंड की बात जब हम करते हैं तो लिगेंड क्या कहलाता है, लिगेंड वो स्पीसीज होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है ना। लिगेंड का काम क्या है, वो डोनर स्पीसीज होता है भाई, हमेशा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, याद रखिएगा। हमेशा वो चाहता है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, किसी की इच्छा पूरा करें, तो वो काम करता है। तो डोनर एटम होता है, चाहे मॉलिक्यूल हो या एनायन, क्योंकि लिगेंड तीनों होते हैं, कटायन भी होते हैं, एनायन भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो वो सिर्फ करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल एटम को देता है। जैसे आप समझ लीजिए कोई मेटल जिसके ऊपर प्लस चार्ज है और लिगेंड के ऊपर माइनस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, प्लस भी। तो ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, आपको भी पता है, ये अपना गरीब आदमी है और ये अपना अमीर आदमी है। तो सर अमीर जब भी करेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन गरीब को देगा। तो ये डोनर स्पीसीज होता है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए आप अभी एक कंपाउंड देख लीजिए, NiNH3, NiNH3 होल 6Cl3, ठीक है। तो सर ये देखिए, ये सेंट्रल एटम होता है, अकेले है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, आयन हो गया। ये 6 लोग हैं, यही तो है लिगेंड, यही तो इनकी जिंदगी की इच्छा पूरा कर रहा है, क्योंकि मेटल तो गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और इनकी गरीबी मिटाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिगेंड कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं, सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है कि क्रोमियम सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने लोग हैं जो सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड, या कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड प्रेजेंट बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। इन्हें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे मेटल के साथ कितने लोग उनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कितने लिगेंड उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप देख लीजिए Cr के साथ H2O है, और ये कितना H2 है बेटा, इतना, उसके चारों तरफ कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर साइनाइड है, तो कितने साइनो ग्रुप सिल्वर के चारों तरफ है, 2, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर कई तरह से होता है, मतलब मोनोडेंटेड के लिए अलग होता है, बाईडेंटेड के लिए अलग होता है, ट्राइडेंटेड के लिए अलग होता है, सबकी अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हम देखेंगे कौन मोनोडेंटेड की कहानी है, कौन बाईडेंटेड की है, ये चीजें आपको याद रखना, देख दीजिएगा। उसी को कहते हैं डेंटिसिटी, उसी को क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है गुरुजी 4 हो सकता है, ठीक है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर अपना यहाँ हमको जो पढ़ना मैं वही बता रहा हूँ, 6 हो सकता है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 आता है, एक आता है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जिसकी ज्योमेट्री आपको पता ही है, और एक होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ये भी अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आता है, राइट। और ये आप तो बचपन से जानते हो कि ये जो होता है सर वो ऑक्टाहेड्रल होता है, राइट। क्लियर हो गया।
तो कैसे कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए डेंटिसिटी क्या होता है सर, डेंटिसिटी मतलब ये होता है कि एक टर्म आएगा कि नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम पर लिगेंड, हर लिगेंड में कितने डोनर एटम होते हैं, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मोनोडेंटेड है, अगर कोई लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, सी एन निकालने का तरीका क्या है, एन इंटू वन, यानी एन इंटू वन, मोनोडेंटेड है तो वन है, और कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है वो देखना है। और अगर वो बाइडेंटेड है, अगर वो क्या है सर, बाइडेंटेड है, तो सर बाइडेंटेड में क्या हो जाएगा, टू इंटू एन हो जाएगा, एन जो आपका होगा वो नंबर ऑफ लिगेंड है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लिगेंड है। तो ऐसे अगर ट्राइडेंटेड है, अगर वो आप ट्राइडेंटेड लिगेंड देख रहे हो, आगे हम बताएंगे अभी डिटेल, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, थ्री इंटू एन, एन क्या है, वो भी नंबर ऑफ लिगेंड को ही बताएगा, वो भी नंबर ऑफ लिगेंड को ही बताएगा। क्लियर है, आगे चलिए, देखिए ध्यान से। अब आपको मैं उस लिगेंड की सारी कहानी में बताता हूँ कि लिगेंड, अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिएगा, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा आपको जानना पड़ेगा कि लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है या कटायनिक है या एनायनिक है, तब आप सेंट्रल वाले एटम का, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि एक बात बताइए, आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूँ या फिर सी एन होल सिक्स फोर माइनस, तो कह रहा आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बोल देना पहले एक्स ले लो बेटा, पहले क्या ले लो उनसे, एक्स ले लो, और ये देखो कि सी एन पे माइनस वन होता है, ये जानना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो माइनस वन इंटू सिक्स, और टोटल चार्ज कितना है, माइनस फोर, तो सर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस फोर। सर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर प्लस टू, है कि नहीं, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें है AnICO होल फोर, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मैं इसको एक्स मान ले रहा हूँ, बेटा ये तो न्यूट्रल होता है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस जीरो इंटू फोर ले लीजिए, जीरो इंटू फोर, और कोई चार्ज पहले से नहीं है, इसका मतलब जीरो ले लेंगे, यानी उस निकिल पे जो चार्ज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर वो जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से आप बोलोगे सर थोड़ा सा और बता दीजिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ। सर CONH3 का होल सिक्स है, थ्री प्लस, सर आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, तो 2 मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। ये जीरो ले लीजिए, क्योंकि अमोनिया ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, तो जीरो इंटू सिक्स हो जाएगा, और इस पे पूरा जो चार्ज दिख रहा है आपको प्लस थ्री दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी अगर डाउट है तो आप इसको, मैंने बोल रखा है कि कमेंट बॉक्स में यूज करिए, और सजेशन भी डालिए कि सर मुझे ये देखना, ये समझना, आप थोड़ा अगले वीडियो में आप समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है। अब आप आ जाइए कि लिगेंड की बात मैं बताता हूँ कि सर लिगेंड कैसे होते हैं। तो आ जाइए मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे जो लिगेंड होते हैं वो एक एनायनिक होता है सर, एनायनिक लिगेंड होता है, मैंने उस लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे F माइनस है, Cl माइनस है, Cn माइनस है, S2 माइनस है, SO4 माइनस है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एनायनिक लिगेंड हो जाता है। सर न्यूट्रल क्या होता है बताता हूँ, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, जैसे आप CO ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, H2O ले लीजिए, ये सारे न्यूट्रल होले होते हैं। सर कटायनिक क्या होता है, कटायनिक में उसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे नाइट्रोसोनियम है और NO2 प्लस है, तो ये कटायनिक होता है। एक और कटायनिक होता है, वो जिसे कहते हैं हाइड्राजीनियम आयन कहते हैं, तो ये NH3 प्लस, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रा
जीनियम आयन कहते हैं। ये अपना जो होता है सर, ये भी कटायनिक लिगेंड होता है। राइट, क्लियर है। तो ये तीन चार्ज की बेसिस पे आपको देखना है। अब आगे चलते हैं कि डेंटिसिटी के बेसिस पे होता है। डेंटिसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम, इट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड। वही बात है, कितने बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कि अगर मेटल है और चार बॉन्ड सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार बन रहा है, चार सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है लिगेंड में, तो इसका जो डेंटिसिटी होगा क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा। ऐसे होता है। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे उसको कई भागों में बांटा गया है सर, और उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, पर लिगेंड वन डोनर एटम। ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिए, पर लिगेंड, एकदम शॉर्टकट आप नोट्स बनाइए, पर लिगेंड वन डोनर एटम शुड बी प्रेजेंट। एक डोनर एटम ही अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बाइडेंटेट की कैटेगरी आती है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, जैसे मान लो Cl माइनस है, तो Cl माइनस में एक ही Cl है। हाँ, तुम बोलोगे सर H2O में तो दो लोन पेयर है, लेकिन एक ही एटम है ना, और एक ही एटम है तो एक ही बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सर NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन अकेले है, इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन अकेले दे रहा है। और हाइड्रोजीनियम में भी आप देख लीजिए, इस पर, इस पे तो प्लस चार्ज है, ये तो देने से रहा। तो ये वाला सेंटर जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो बाइडेंटेट मोनोडेंटेट का मतलब होता है पर लिगेंड वन डोनर एटम शुड बी प्रेजेंट। बाइडेंटेट का मतलब होता है सर पर लिगेंड टू डोनर एटम शुड बी प्रेजेंट। पर लिगेंड टू डोनर एटम शुड बी प्रेजेंट। एक लिगेंड के अंदर दो डोनर एटम होना चाहिए, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए, आपको अगर दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सलेट आयन है, ये देखिए, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो कितने लोग डोनर हैं, देखो यहाँ पे कितने देने वाले हैं, एक देने वाला ये है और एक देने वाला ये है, दो डोनर सेंटर है, इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। आगे चलिए, जैसे कुछ एग्जांपल आपको मोनो बाइडेंटेट का बता देता हूँ। जैसे इथाइलिन डाइएमीन, ये देखो, यहाँ मान लो कोई मेटल है और गरीब है, इलेक्ट्रॉन खाने आया है, मांग रहा है उधार, तो ये यहाँ पे इसको दो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी दो हो जाएगी। आपको शॉर्टकट जो मिलेगा ना बेटा, शॉर्टकट जो मिलेगा ना वो ऐसे भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये मेटल है और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो लोग दे रहे हैं, इसीलिए बाइडेंटेट हो जाएगा। ये भी देखो ऑक्सलेट आयन, दो सेंटर है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये भी अपना बाइडेंटेट हो जाएगा। ये देखो ग्लाइसिनेटो, जो अनसिमेट्रिकल होता है लिगेंड, तो ये सेंट्रल एटम है और एक लोन पेयर यहाँ से और एक नेगेटिव चार्ज। तो ग्लाइसिनेटो का मतलब क्या होगा सर, CH2 के साथ NH2 लगा हुआ है और C अपना डबल बॉन्ड O लगा है, O माइनस। देखो अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ सर, ये अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर कार्बन आ रहा है और नाइट्रोजन, इधर कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी बाइडेंटेट होता है। ये देखो, ये टू टू डाइफिनाइल पिरिडीन भी कहलाता है, तो ये भी अपना बाइडेंटेट लिगेंड होता है, देख लीजिए। ये देखो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका नाइट्रोजन देता है, ये स्टैंडर्ड बात होती है। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर DMG में O पे भी तो निगेटिव चार्ज है, तो वो क्यों नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन देता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है ना, चलिए फिर आ जाइए, ये फिनान्थ्रोनिलीन जो है, ये वाला सेंटर है, इस वाले सेंटर से अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। ये देखो ACAC बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब कंफ्यूज करता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे ACAC होता क्या है। तो बेटा ACAC का मतलब ये होता है कि एसिटिल एसीटोनेटो, देखो ये एसिटिल हो जाता है ये, और ए एसीटोनेटो है, मतलब कि CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, जहाँ C लिखा है उसी से ऑक्सीजन जोड़ना, एक पर नेगेटिव है और एक पर क्या है,
लोन पेयर है तो ये एसिटिल एसिटेनेटो। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आइए, पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि दो से ज्यादा डोनर एटम हो, ठीक है। सिंगल लिगेंड, द सिंगल लिगेंड विच हैव सेवरल डोनर एटम, ढेर सारे डोनर एटम हो, जैसे EDTA4 है, ठीक है। आपको वो मिल जाएगा। जैसे आप एक चीज और देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये देखो NaH2 है, NaH है, ठीक है। ये देखो CH2 है, ये भी CH2 है, यहाँ NH2 है, यहाँ पे NH2 है। अब एक काम करते हैं, इधर से हम H हटा के CH2CO O- लगा देते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा कितने डोनर एटम दिख रहे हैं आपको। सर एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। देखो तीन तीन डोनर एटम आपको दिख रहा है, तीन तीन, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा। ये हो जाएगा ट्राइडेंटिटी। तो इथाइलिन डाइएमीन एसीटेट आयन कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो इसी को हटा के एक और हम लगा दे, NH2 है और ये CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। हम NaH लिखे जरूर, लेकिन वहां पे हम क्या लगा दिए, वहां पे लगा दिए हम CH2 C डबल बॉन्ड O-, और यहां से भी एक H हटा करके मैंने क्या लगा दिया, ये भी मैंने लगा दिया CH2O-। अब आपके पास कितने डोनर एटम है देख लीजिए, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कितने डोनर एटम है, 2 3 4। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये टेट्राडेंटेड लिगेंड। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा सर, ये अपना टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ये टेट्राडेंटेड लिगेंड। और ये कितने हैं, 1 2 3, ये क्या कहलाएगा सर, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप देख सकते हो इधर से, आप देखिए ध्यान से। तो ये चीजें होती हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए EDTA4, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा, 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेट आयन, और इसी को हम बोलते हैं EDTA⁴। तो ये कितने हैं, एक डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम, 4 डोनर एटम, 5 और ये 6। इसका मतलब इसको क्या बोल दीजिएगा, इसको बोलिएगा सर हेक्साडेंटेट लिगैंड। क्या सोलो बोलना है सर, हेक्साडेंटेट लिगैंड बोल दीजिएगा, है ना। तो इट कैन बी बाइंड द 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। पूछा हुआ है ऑप्शन में कि कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इसमें, तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन देने वाला है। क्लियर हो गया, आगे चलिए। ये भी बात हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ ऐसे पॉलीडेंटेड लिगैंड हैं जो, जैसे देखो ध्यान से सुनना, ये भी है, कितने NH2 हैं, 1 2 3, और कितने इथाइलिन है, एक मिनट, कितने इथाइलिन है, कलर जरा दिख रहा है साफ से कि नहीं, हाँ कितने इथाइलिन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 है ना। इसका मतलब आपको क्या नाम रखना है, इसका मतलब आपका नाम जो होगा इसका, वो होगा डाई इथाइलिन 1 2 3 ट्राइएमीन, डाई इथाइलिन, और क्या हो जाएगा, ट्राइएमीन हो जाएगा। डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, डाई इन लिख देते हैं। आगे चलिए, यहाँ देखिए 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा 4 नाइट्रोजन। ये तो पता चल गई बात। अब कितने इसमें हैं जरा ये देखा जाए। सर देखो, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, ठीक, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, और कितने नाइट्रोजन, 1 2 3 4। अगर इथाइलिन 2 है, 3 है, तो नाइट्रोजन 4 होंगे। अगर इथाइलिन 4 है तो नाइट्रोजन 5 होंगे, एक बढ़ा करके। तो क्या बोलोगे, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, या ट्राई इन का शॉर्टकट में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर है, आगे चलते हैं। सर एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड का मतलब ये होता है कि, ये देखो एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड होता है, पहली बात बता देता हूँ। तो एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि पर लिगेंड
वन डोनर एटम शुड बी प्रेजेंट, लेकिन वो एक लिगेंड में, सॉरी, दो डोनर एटम होंगे लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही एटम देने की क्षमता रखेगा, उसे एम्बेडेड कहते हैं। जैसे अपने पास सी एन होता है, आपको पता ही है सी एन होता है, तो इस पर भी लोन पेयर होता है, दिख नहीं रहा साहब, इस पर भी लोन पेयर होता है, कार्बन पर भी और नाइट्रोजन पर भी। कार्बन पे निगेटिव होता है, तो कार्बन देगा तो साइनो कहलाएगा, नाइट्रोजन देगा तो आइसोसाइनो कहलाएगा। तो एम्बीडेंटेड उसी को कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम हो, और पर लिगेंड मतलब एक ही लिगेंड में दो डोनर एटम हो, और एक टाइम में एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, राइट। तो ये है। जैसे अगर मान लीजिए नाइट्रो में नाइट्रोजन दे रहा है मेटल को, तो नाइट्राइटो एन बोलिएगा। अगर मेटल को ऑक्सीजन दे रहा है उसी नाइट्रो का, तो नाइट्राइटो ओ बोलिएगा। अगर साइनो दे रहा है तो साइनो, जैसे मान लीजिए मेटल को सी दे रहा है तो इसको साइनो बोलिएगा, और अगर उसी मेटल को एन दे रहा है तो उसको क्या बोल दीजिएगा, आइसोसाइनो बोल दीजिएगा। इसी तरीके से अगर सल्फर दे रहा है एस सी एन में, तो थायोसाइनेटो बोलिएगा, और अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो दे देता है। अब आता है सर फ्लैक्सीडेंटेड कौन सी बला है। तो बेटा फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड उसे कहते हैं जो पॉलीडेंटेड वाले होते हैं। वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको एकदम शानदार लेक्चर दे रहा हूँ, आप समझिए। हाँ, कोई दिक्कत है, डाउट है तब बताइए। तो फ्लैक्सीडेंटेड उसे वो सारे पॉलीडेंटेड जो होते हैं वो फ्लैक्सीडेंटेड की तरह काम करते हैं, मोनोडेंटेड नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो फ्लैक्सीडेंटेड वो होता है जो एक टाइम में कभी चाहे तो एक डोनर स्पीसीज शो करे, कभी दो दो डोनर डोनर, जैसे मान लो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो वो मोनोडेंटेड की तरह भी काम करेगा, बाइडेंटेड की तरह भी काम करेगा, तो उसे फ्लैक्सीडेंटेड कहते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कंपाउंड पे, कंपाउंड के अंदर क्या है, तो वो चीज होता है। जिस फ्लक्सी का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कंपाउंड ले रहे हैं, मान लीजिए आप ले रहे हैं एफ सी एन का होल 5 ले रहे हैं, होल 5 ले रहे हैं, देखो सी एन का होल 5, और यहाँ SO4 लिखा है, ठीक है। और आपको पता है चार दो 4 1 5, ये हो जाएगा -4। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यहाँ है, तो एक ही डोनर एटम की जरूरत है, और ये दो डोनर एटम है। जैसे सल्फेट आप जानते हो कि दो दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक साथ में, लेकिन यहाँ पर अकेले एक ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो ये मोनोडेंटेड, यहाँ मोनोडेंटेड की तरह काम करेगा ये, यहाँ पर क्या काम करेगा, ये मोनोडेंटेड की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपको बेटा वही ऐसे दे दिया, मान लीजिए ये सी एन होल 4 है और ये SO4 दे दिया है, ठीक है, तो ये अब 4 है, अब 2 चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसका मतलब क्या करेगा, वो पॉलीडेंटेड की तरह काम, यहाँ पे बाइडेंटेड की तरह काम करेगा। ये मोनो काम किया क्योंकि 5 और 1 6 है, एक ही लिगेंड की जरूरत है, ये 4 और 2 6 हो जाता है, तो ये बाइडेंटेड हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब आता है कि लिगेंड को डोनर एटम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, तो एक होता है सिग्मा डोनर, एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, एक होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। 3 तरीके के भैया होते हैं इसके अंदर, ओके। तो आते हैं, सर सिग्मा डोनर क्या होता है। सिग्मा डोनर का मतलब होता है कि जो लिगेंड अपना लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड की तरह से सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है, तो सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लीजिए H2O अगर निकिल के साथ जुड़ रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है। साइनो अमोनिया अगर आयरन के साथ जुड़ रहा है तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है। साइनो अगर मेटल के साथ किसी जुड़ रहा है तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो वो सिग्मा बॉन्डेड होता है। पाई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, तो ऐसा लिगेंड दैट डोनेट द लोन पेयर टू सेंट्रल एटम बाय मेकिंग द सिग्मा बॉन्ड, और फिर वो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन, देखो पहली बात तो अच्छी बात ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां मेटल अपना लिगेंड, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा,
और जब मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास कुछ खाली डिब्बे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पाई बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कार्बोनिल है अपने पास, ये मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि इनके पास खाली डिब्बा भी होता है इनके पास, और कार्बोनिल के पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा, और जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लिगैंड को देगा तो पाई बनाएगा। वो आगे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग के लेक्चर में। पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, द लिगैंड, जितने पाई बॉन्ड वाले होते हैं, इसे समझिए ना, सिंपल सी बात है। लिगैंड दैट डोनेट एंड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू द पाई बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। जैसे मान लो ये देखो मेटल है और ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ये मेटल है, कोई गरीब आदमी है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन तो अपना पाई वाला ही देगा ना, पाई वाला ही देगा ना। ऐसे ही मान लीजिए आयरन आप 2+ ले रहे हो और ये बेंजीन है, तो बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर वाला होता है। तो ये क्लासिफिकेशन तीनों होता है, ठीक है। अब आता है बेटा कि कोऑर्डिनेट जो पॉलीहेड्रन होता है, ये कौन सी बला होती है। कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रन कहते किसको हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रन का मतलब ये होता है कि जो अपनी ज्योमेट्री दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये 6 लिगेंड है, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर 6 लिगेंड है, ये 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। अगर वही 4 लिगेंड है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कहलाएगा। अगर वही 4 स्क्वायर में है तो ये भी टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप पढ़े भी होंगे कि ये टीबीपी की तरह होता है। तो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, टीबीपी की तरह हुआ। यहाँ देखो ये स्क्वायर पिरामिडल होता है बेटा, 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड और एक ऊपर लटका रहता है ऐसे, तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को सबको? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अब आ जाइए सर, चिलेशन क्या कहलाता है। सर चिलेशन कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कुछ, आपको मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी बना दिया, फ्लेक्स इडेंटिसिटी भी बता दिया, ठीक है, और ग्लाइसिनेटो भी बता दिया आपका। अब उसके बाद आप आ जाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर चिलेट कंपाउंड क्या, चिलेट लिगेंड क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड याद रखना, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी देख रहा था, लेकिन आपको मैं थोड़ा थियरी ज़्यादा खींच दूँ तो फिर आपको कुछ पीवाईक्यू अपने लायक करा देता हूँ, याद रखिएगा। सर चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड उसे कहते हैं जो बाइडेंटेड यानी जो ट्राइडेंटेड यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं, वो एक रिंग बना देते हैं मेटल के साथ। जब वो मेटल के साथ रिंग बना देते हैं तो वो क्या होता है, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और उनकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गया? उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चिलेट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास इथाइलिन डाइएमीन, जैसे मान लीजिए यही है, देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, ये जो है ना बाइडेंटेड लिगेंड है, ये इथाइलिन डाइएमीन, और इधर भी इथाइलिन डाइएमीन है, बीच में कॉपर है। तो एक बात बताइए, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको दिया, तो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बन गए, 5 मेंबर रिंग बन गया। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बन गए, 5 मेंबर रिंग बन गए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, चिलेट कंपाउंड करते हैं। और जितने भी जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है वो चिलेट बनाते हैं, याद रखिएगा। द लिगैंड विच हैव, याद रखिए बेटा, द लिगैंड which have more than one, which have density more than one, density है ना, more than one,
जिसकी डेंसिटी एक से ज़्यादा होती है वो अपना चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे आपको मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, आगे चलिए, है कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और ईडीटीए कंपाउंड, डीएमजी कंपाउंड, ये सारे लोग होते हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल, ये सारी बातें आपको मिलती है। अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछता है कि डीएमजी का काम क्या है, तो याद रखिएगा निकिल के एस्टिमेशन में डीएमजी का काम होता है, जो चेरी रेड पीपीटी बनाता है निकिल के साथ, तो ये अपना डीएमजी का कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी ये भी पूछा हुआ है आपसे कि एक बात बताइए, जब निकिल के साथ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो कंपाउंड बनाता है तो कितने साइकिल बनते हैं, तो याद रखिएगा 1 2 3 4 साइकिल बनेंगे, 2 5 मेंबर्ड बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, 6 मेंबर्ड। याद रखिएगा जब निकिल, याद रखिएगा जब निकिल 2+ डीएमजी के साथ मिलता है तो क्या बनता है, चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो रेड कलर का बनता है, जिसमें 4 रिंग बनता है सर, 4 रिंग बनता है। 4 रिंग में से 2 जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड होता है, याद रखिएगा, पूछ बताइएगा। और जो 2 रिंग है सर, जो 2 रिंग अपना है वो अपना 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो ये याद रखिएगा कि क्या होता है कहानी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो याद ये जरूर ध्यान देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सॉरी चिलेट कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, कुछ सवाल कर लिया जाए। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन क्या होता है? इथाइलिन एक ही है, डाई माने 2 एमीन, टेट्रा माने 4, तो 2 एमीन और 4 एसीटेट मतलब क्या होगा, 6, यानी हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा। और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। देख सकते हो कि नीट में पूछा हुआ सवाल है, तो हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सवाल पूछा हुआ है तो ये अच्छी बात है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये चीजें होती है। अब आपसे पूछेगा कि जो सिग्मा डोनर होते हैं नॉन क्लासिकल और क्लासिकल के अंदर, वो क्या क्या होते हैं? तो एक बात हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। हाँ, अब आ जाइए, इसके बाद आ जाइए। ये सवाल आपको मैंने बता दिया, मैं चलता हूँ अपने आगे कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड एज ए लिगेंड। सर लिगेंड तो वही होता है ना जिनके पास लोन पेयर होता है, आपको पहले से पता है। तो याद करो, क्या इनके पास कोई ऐसा बंदा है जिनके पास लोन पेयर नहीं है? है, देखो ये है, इनके पास लोन पेयर नहीं है। MnH4 कहाँ लोन पेयर है, एक था, तो इसने हाइड्रोजन को दे करके बॉन्ड बना लिया कोऑर्डिनेट, इसीलिए इनके पास, ठीक है, इनके पास वो अपना लोन पेयर नहीं है, इसलिए वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देखिए, विच वन ऑफ द एम्बीडेंटेड लिगेंड, सर एम्बीडेंटेड मैंने बता दिया था आपको। सर ये तो मोनोडेंटेड है, सर ये भी एमबी है, ए भी है, यस सी एन, आप देख लीजिए, शानदार तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कहता अनसिमेट्रिकल क्या होता, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कौन है? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, देखो ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन, क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। तो देखो सिमेट्रिकल है, ऊपर का सेम नीचे का सेम। सर ऑक्सलेटो का देख लो ना, ऑक्सलेट भी वही होता है सर, सर ऑक्सलेट भी वही होता है बेटा। तो ये भी देखो, ये भी सिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दे रहा है। ये देखो सल्फेट, आप देख लीजिए ना, सल्फेट भी बोलोगे सर वो भी तो बराबर आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों सेम आ रहा है, लेकिन ग्लाइसिनेटो तो नहीं है, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, देखो CH2, सर NH2 था, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस, कहाँ सिंपल आ रहा है, इधर ये आ रहा है, इधर ये आ रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल होता है, और अनसिमेट्रिकल होने की वजह से ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सर चीलेट कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा, तो बाइडेंटेट बनाएगा। ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, EN बाइडेंटेट है, आप देख लीजिए CH2 NaH2
CH2 NH2, ये अपना क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर सही है ये। आगे चलते हैं हम लोग। डेंटिसिटी डीएमजी में आपको मैंने पीछे बताया ही था कि डेंटिसिटी की डीएमजी की मतलब डीएनजी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो में कौन देता है, इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन देते हैं, तो डेंटिसिटी 2 हो जाएगी। बात खत्म हो गया। अब आगे चलिए कि सर आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, क्या नेमिंग होता है, कौन सा रूल है जिससे आईपीएससी नेमिंग की जाती है, राइट। तो कुछ याद रखिएगा कि सबसे पहले सेंट्रल एटम देखिए, फिर लिगेंड देखिए, फिर नंबर ऑफ लिगेंड देखिए, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले आपको क्या लिखना होता है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स अपने पास होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, तो वो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, रूल आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ आईपीएससी नेमिंग लिखने का रूल क्या है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कंपाउंड अपनी दुनिया में 3 तरीके से होते हैं। एक तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। एक सर कटायनिक होते हैं, ठीक है, मतलब कटायन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे मेटल है, लिगेंड है, प्लस चार्ज आ गया। और एक क्या है, मेटल है, लिगेंड है, एन है, एन माने कितना है, और ये जीरो आ गया। एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर, मेटल है, लिगेंड है, कितनी बार है, माइनस में आ गया। तो नाम लिखने का तरीका क्या होता है, याद रखिएगा। अगर न्यूट्रल है तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड। क्या लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, जैसे 2 है तो 22। और नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखना है, ये है। और नेम ऑफ लिगेंड कैसे करोगे, अगर मोनोडेंडेट है तो 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है, ये मोनोडेंटेड है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड अपने पास है, मान लीजिए बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो उसके लिए अगर 2 बार है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो 20 लिखते हैं, 2 एन की वैल्यू 3, एन माने नंबर ऑफ लिगेंड, 30 लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा किस लिखते हैं, ठीक है। सर 5 है तो पेंटा किस लिखते हैं, पेंटा किस होता है, इस तरीके से लिखते हैं। आओ सर दूसरे वाला का बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से। सर कटायनिक है तो क्या लिखोगे, पहले नंबर ऑफ लिगेंड, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू, फिर नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड है, अरे नेम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट में, ठीक है। और अगर एनायन के बारे में बोल दिया, थोड़ा सा आपको देखना है, तो इधर कोई मेटल आएगा, इधर कोई मेटल आएगा, तो लिखना होगा नेम ऑफ मेटल प्लस प्लस नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है, प्लस नेम ऑफ लिगेंड किस में चाहिए, एनायन है ना, तो ये लैटिन नेम में चाहिए, लैटिन नेम में चाहिए, याद रखिएगा, मैं बताता हूँ, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर में ले लेना है। याद रखिए, मान लो आयरन है तो फीरिएट लिखना है, निकिल है तो निकलेट लिखना है, जिंक है तो जिंकेट लिखना है, गोल्ड है एवरेट लिखना है, कब, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए ये मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हाई डिटेल में नहीं जा सकते हैं, कम टाइम में वीडियो बनाना है, तो ये होता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस एनायन में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ मेटल निगेटिव लैटिन नेम में आ जाता है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। कुछ कंपाउंड देख लिया जाए, कुछ कंपाउंड देख लिया जाए।
तो आईपीएससी नेम आप देख लीजिए। जैसे एक सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि कह रहा है कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो पहले आप एक सवाल, सिंपल सवाल बता दूं, तब आपको मैं दिखाता हूं। जैसे आपसे कह दिया कि आप बताइए K4FeCN6 का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। पहली बात तो चार्ज निकाल लो। ये +1 है, ये -1 है, और इसका निकालना है। बेटा +1 × 4 +x -1 × 6 = 0। तो +4 +x -6 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। इसका मतलब ये तय है कि +2 है। अब ये पता लगाओ कि कॉम्प्लेक्स कटायनिक है कि एनायनिक है। तो देखो, जब तुम इसको तोड़ोगे तो 4K प्लस अलग हो जाएगा और FeCN-4 अलग होगा। इसका मतलब एनायनिक है, और इस पे +2 चार्ज है। तो एक बात बताओ, कितने लिगेंड है, 6, तो हेक्सा हो गया। साइनो फिरेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो फिरेट और सेकेंड, और ये क्या है, पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि मेटल पहले आएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड आ जाएगा, तो ये अपना नाम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है। इसी तरीके से बेटा, मान लो कि अपने पास ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है, मान लो अपने पास ये दे दिया है, करा इसका नाम लिखिए, इस वाले का। इसका मैं एक बता देता हूं, बाकी आप करिएगा। जैसे CO Cl2En Cl दे रहा। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है नाम, जो आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। तो बेटा पहले आपको चार्ज चाहिए। 0 है, -1 है, -1 है, ये x ले लीजिए, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। तो x प्लस -1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस -1, कोई चार्ज नहीं, 0 ले लिया जाए पूरा का पूरा। तो सर x-2 प्लस 0 -1 = 0। सर x-3 = 0। सर x क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया, +3। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान से देखो इसको। तो क्या हो जाएगा, ये इथाइलिन डाइएमीन है, ये डाइक्लोरो क्लोरो है। ये तो सिंपल आयन में चला जाएगा। और कॉम्प्लेक्स भी जब तोड़ोगे तो पता क्या चला कि बेटा कॉम्प्लेक्स क्या है, कटायनिक है। तो CO Cl2, देखो ध्यान से, CO Cl2 En का होल ट्वाइस 1 + Cl-, ये हो गया। तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, देखो ये C है, ये E है, ठीक। तो कौन पहले आएगा, ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 बार है तो 20, इथेन 1 2 डाईएमीन, 1 2 डाईएमीन, ठीक है। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, फर्स्ट क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड का नाम बाद में लिखना, सबसे आखिरी में ही, सबसे आखिरी में क्लोराइड को ही लिखना होता है, बाकी कोई वो नहीं होता है। ठीक है। ये देखो, ये अगर 3 बार है, देखो ये बी वाले को समझ लो, बी वाले को, K3Cr, C2O4 होल थराइस। ये अपना -2 है, ये +1 है, चार्ज क्या हो जाएगा, तो +3 और 6, +3 आएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। x ले लो, 1 × 3 + x और -2 × 3 = 0। तो क्या हो जाएगा, 3 + x -6 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसका मतलब कि ये बात पक्की है कि +3 आनी चाहिए यहाँ पर। अब लिखिए क्या होगा, पोटेशियम। अच्छा, एक बात ध्यान लो, अगर ये +3 है तो कॉम्प्लेक्स पे -3, यानी एनायनिक है। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, पोटेशियम। ठीक है, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ये ट्राई ऑक्जिलेटो भी लिख सकते हो, क्योंकि और कोई है नहीं, तो ट्राई ऑक्जिलेटो हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जिलेटो हो जाएगा। और क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। ये याद रखिएगा। जैसे एक बार आप अगर इसको लाइन बाय लाइन देख लेंगे, जो इसके रूल हैं,
तो थोड़ा आनंद आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2 मिनट में आप इसको देख लीजिए क्या कहता है कि सेंट्रल एटम फॉलोइंग, ये रूल होना चाहिए। पहले सेंट्रल एटम देखना है। लिगेंड को देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। प्लेस ऑफ लिगेंड इन इट लिस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। Polydentate ligand are listed, and in case of aberrate ligand, the first letter of aberrate is used in the determine the position of ligand in alphabetical। वही कह रहा है कि जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम लिखना होता है, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला फॉर द एंटिटी और कोऑर्डिनेट एंटिटी वेदर चार्ज आर नॉट इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन लिगैंड आर पॉलीएटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम है तो देयर फॉर्मूला आर इनक्लोज इन द पेरेंट थिंग्स। दिस शुड नो स्पेस। अच्छा, लिगैंड और मेटल के बीच में कोई स्पेस मत डालना, याद रखिएगा। स्पीयर के अंदर, जो डिब्बा के अंदर मेटल और लिगैंड है, उनमें कहीं भी कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला फॉर इंटायर कोऑर्डिनेट एंटिटी वेदर चार्ज आर नॉट इनक्लोज व्हेन फॉर्मूला चार्ज ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेट एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ सेंट काउंटर आयन। कुछ नहीं है, फालतू चीज है, जो पहले मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ नाम आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नाम आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, when the name of ligand includes the numerical prefix bis tristis, use the ligand to be which they refer being placed in parent tense। जैसे ये है तो नेम क्या होगा, डाई क्लोरो क्लोराइडो बिस ट्राई। तो ये सी आएगा, ये बिस नहीं आएगा। पहले देखो ट्राई फिनाइल, ये है पी, पी पी बाद में आता है ना बेटा, सी के बाद आता है, इसलिए उसको बाद में लिया है। तो वो चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये सब पहले मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो याद रखिएगा नेम ऑफ लिगेंड लिखते समय, ठीक है। दूसरी चीज, आप इस वाले कॉम्प्लेक्स में थोड़ा देख लो, हमेशा सिल्वर +1 चार्ज में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। तो ये +1 है तो ये -1 ले लेना। ये कटायनिक एनायनिक क्या होगा, ये हो जाएगा डाई एक्वा, पानी को एक्वा लिखते हैं, और ये प्लस है तो सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, और ये फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन यहां जब आओगे तो क्या लिखोगे, डाई साइनो, ठीक है। और ये हो जाएगा निगेटिव है तो लिखोगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और चार्ज क्या आ जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये -1 है तो +1 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये भी +1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, ठीक है। एक्वा सिल्वर, तो पहली बात तो एक्वा में ए पहले आता है, साइनों में सी आता है, तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट कैसे हो पा रहा है, +1 चार्ज में ही होता है। तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो साइनाइडो, ठीक है, हाँ साइनो या साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो सी के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, आसान हो जाएगा। आगे चलिए, आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। इसे एक एक सवाल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको ही सारा करना है इसको। कह रहा टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, तो भैया डिब्बा लगा लो। 4 बार कार्बोनिल है तो कार्बोनिल को 4 कर दो। और निकिल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो 0 है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। ये देखो डी वाला डाई क्लोराइडो, तो डिब्बा पहले बना लो, Cl2 2 लिख दो। 20 इथेन 1 2, मतलब 20 × 2 तो इथेन 1 2 लिख दो। कोबाल्ट थर्ड आयन, तो CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तभी ये थर्ड आएगा। क्यों +1 लिखा मैंने, क्योंकि ये -1 -2 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आप ये सवाल बाकी कर लीजिएगा, ये वाला ये वाला ये वाला प्रैक्टिस में, तो काम आपका हो जाएगा। ये बात हो गई, ये भी मैंने 2 सवाल इसमें बता दिया। अब आ जाइए, इसका सवाल का नाम पूछ रहा है बेटा ये -1 है, तो -1 × 6 -6, और ये 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 और 3 का +3 आ जाएगा। एनायन है तो हेक्सासाइनोफिरेट थर्ड, हेक्सासाइनोफिरेट थर्ड, ठीक है। आयरन नहीं होगा, फिरेट थर्ड, साइनाइटो, हेक्सासाइनाइडो फिरेट थर्ड, हो तो गया। ये लास्ट वाला सवाल का आंसर होगा, ठीक है।
बाकी आप कर लीजिएगा। क्रोमियम कोई चार्ज नहीं है, ये माइनस ये प्लस है, नीट 18 का सवाल एकदम। तो ये 20 इथाइलिन डाइएमीन है, ये डाई फ्लोराइडो है। तो अपना 2 बार फ्लोरीन है, तो क्लोरो तो आएगा नहीं, काट दीजिए इसको। डाई फ्लोराइडो, डाई फ्लोराइडो 20 इथाइलिन डाइएमीन और क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम 2 इधर है, उधर जाएगा तो -2, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। एक ऑलरेडी है, ये दोनों जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो डाई फ्लोराइडो 20 इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो गया। ये हो गया 20 इथाइलिन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड। यहाँ दोनों में फर्क क्या, जरा चेक कर लो जरा तो। इन दोनों में फर्क क्या, कोई फर्क नहीं है, सेम है, तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ अब। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सारे आप लिख लीजिएगा। ये देखिए, इसको भी तोड़ दीजिए। ये आप जब तोड़ेंगे इसको तो क्या पता चलेगा, 2k+ है और ये NiCN का होल 4 है। 2+ है तो 2- हो जाएगा। और ये -1 चार्ज है, देखिएगा, ये -1 चार्ज है। और जब -1 चार्ज है तो -4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ये शॉर्टकट एकदम सिस्टम समझो, पोटेशियम। निगेटिव है तो हो जाएगा टेट्रा साइनाइडो या साइनो निकिलेट, निकिलेट, और ये हो जाएगा सेकेंड आयन। ठीक है, से आयन नहीं लिखना है, हो जाएगा। तो पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट, जीरो होगा नहीं, जीरो होगा नहीं। पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड, बस हो गया, आ गया अपना। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स का आईपीएससी नेम लिखना होता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे चलिए, थोड़ा आगे देखा जाए, आगे चला जाए थोड़ा सा। हम्म। तो ये हमारा आईपीएससी का बेटा खेल खत्म होता है। हम आते हैं, एक टॉपिक और छूटा हुआ है इसमें। ठीक है, एक टॉपिक और छूटा हुआ है जो आता है अपना बर्नर थियरी, और बहुत फेमस ये अपना कॉन्सेप्ट होता है, वो जरा देख लिया जाए। बर्नर ने क्या बोला, बर्नर की दुनिया क्या थी, क्या उनके बारे में उन्होंने सोचा क्या था। बर्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बॉन्डिंग के बारे में बताया था। और बर्नर ने ये बोला कि जो कोऑर्डिनेट सेंट्रल एटम होता है ना, उसकी दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, सो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, लिंकेज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है, नॉर्मली प्राइमरी आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो वैलेंसी होती है उसमें दो आता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसे लिख देना, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये सिर्फ एनायन से सेटिस्फाइड होता है, इट इज सेटिस्फाइड बाई एनायन। लेकिन ये जो होता है ना, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक, सारे लिगेंड इसके भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही बताता है, आपको पता ही है। प्राइमरी वैलेंसी डॉट डॉट से दिखाया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी परमानेंट लाइन से दिखाया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी बेटा और भी सुन लो, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है, ये कहीं भी इनको छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है सर, डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। ये डायरेक्शन में आते हैं, डायरेक्शनल वैलेंसी शो करते हैं और इनको परमानेंट लाइन से शो करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब इनके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो एक चीज और बता दें, सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री डिसाइड करता है।
सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? ज्योमेट्री, क्योंकि डायरेक्शन होता है। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल है। इसीलिए ज्योमेट्री डिसाइड करता है, प्राइमरी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स हम बता देते हैं, इसमें एक सवाल आपको मैं बता देता हूं, और वो सवाल आपको क्या होगा, जैसे दे दिया है कि PtNH3 होल 4Cl2, या आप एक कंपाउंड दे दिया है। 2 मिनट जरा मैं अपनी सवाल देख के बताता हूँ कैसे कैसे है। देखिए, एक सवाल देखिए, इसमें सवाल है मेरे पास, आप एकदम टेंशन ना लीजिए। इसमें आपको सवाल मिलेगा, मैं सवाल आपको दिखाता हूँ और वहीं पे ले चलता हूँ तो आपको क्लियर। हाँ, ये आ जाओ, देखो कह रहा सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल बता रहा है, बताइए क्या होगा। देखो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। ये होता है बाइडेंटेड, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 6 हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये माइनस है, ये प्लस है, ये -2 होता है, ये 0 होता है। जब इधर जाएगा तो -2 इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ +3 हो जाएगा। तो 6 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए स्टोइकियोमेट्री ऑफ AgCl जब हम AgNO3 इनमें डालते हैं। देखो यही मैं बताने जा रहा हूं, और 17 का सवाल है, सुनना ध्यान से। सर एक कंपाउंड दिया है 6NH3, तो मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट जो होगा ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहना चाहे अगर, इसका मतलब कि आप एक काम करिएगा, जो 6 अमोनिया दिख रहा है उसको अंदर डाल देना और तीनों Cl बाहर कर देना। ठीक, इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे देखो। तो यहाँ पे क्या करना, हमारे पास 5 ही अमोनिया है, देख लो, और एक Cl अंदर कर दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन हो जाएगा, एक 2 Cl बाहर चला जाएगा। CO, ये देखो 4 NH3 है, तो चारों NH3 आपको अंदर ले लेना है, चारों NH3 आपको अंदर ले लेना है, 2 Cl अंदर लेकर के और एक Cl बाहर कर लेना है। ठीक है ना? पूछ रहा है, यह ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, पूछ रहा है कि इसमें हम AgNO3 डाल दें, इसमें भी हम AgNO3 डाल दें, इसमें भी AgNO3 डाल दें, तो कह रहा कितना AgCl बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो Cl ब्रैकेट के बाहर मिलेगा, डिब्बे के बाहर मिलेगा, वही आयोनाइजेबल होता है, अदर आयोनाइजेबल नहीं होता, अंदर वाला नहीं होता है। तो ये देखो 3 Cl है तो 3 मोल AgCl बना लेगा, 2 Cl है 2 मोल AgCl बना लेगा, 1 Cl है 1 मोल AgCl बना लेगा। तो रेशियो क्या होगा? 3 2 1, 3 2 1 बी के साथ चले जाना। इसमें और भी सवाल तुमसे पूछ सकता है कि बताओ सबसे ज्यादा आयंस कहाँ बनेगा। तो बेटा ये तोड़ोगे जब, तो देखो ध्यान से, CONH3 होल 6, 3+ और 3Cl-, 3 ये और 1 ये, 4 बन गए। तो यहाँ आयंस टोटल 4 बनेगा, और 2 और 1 3, यहाँ कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और यहाँ कितना बनेगा? 1 और 1, देखो ये माइनस और ये प्लस, तो 1 2 बनेगा। तो सबसे ज्यादा आयंस कहाँ है? इस चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में। इससे रिलेटेड और भी सवाल पूछता है कि बताइए किसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। तो बेटा कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जिसके पास आयंस ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इस वाले की, मान लो अगर ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, तो ए वाले की कंडक्टिविटी बी वाले से ज़्यादा होगी, सी की सबसे कम होगी। ये कंडक्टिविटी है बेटा। और आयंस की भी अगर बात पूछ दिया आपसे, तो ए का आयन सबसे ज्यादा होगा बी से और सबसे कम सी में होगा। ठीक है, तो एक सवाल ये हो गया। अब अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जैसे आपको पूछ दिया CONH3 होल 6Cl3, तो मैं आपको बता दूं
कि आयोनाइजेबल ये है, ये आयोनाइजेबल है, ये आयनाइजेशन हो सकता है, बना सकता है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को बताएगा। कोऑर्डिनेट इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, +3। तो ये देखो, दो अपना, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। सेकेंडरी कितनी, कितने लिगेंड हैं, 6। और जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ध्यान दीजिएगा, 6 अमोनिया आपको कार्नर पे लिख के रख देना है। 6 अमोनिया, देखिए, एक अमोनिया ऊपर, एक अमोनिया नीचे, और 6 को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दीजिए। देखो, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। लेकिन 3 Cl बाहर है डिब्बा की, तो 3 Cl को डॉट डॉट से दिखा, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी दिखा सकते हो, तुम्हारी इच्छा, जहां चाहे वहां तुम दिखा सकते हो। तो डॉट वाला प्राइमरी वैलेंसी और परमानेंट वाला सेकेंडरी वैलेंसी, खत्म हो गया। कह रहा है PtCl अमोनिया डज नॉट रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। क्यों बेटा, क्यों सिल्वर नाइट्रेट आप डाल रहे हो तो रिएक्शन नहीं कर रहा है? मतलब कि Cl बाहर नहीं मिल रहा है, मतलब कि Cl बाहर नहीं मिल रहा है। तो सर PtNaH3 होल ट्वाइस Cl2 को बाहर डाल दो, क्या एक भी Cl आयोनाइजेबल है इसमें? क्या एक भी Cl आयंस बना पा रहा है? क्या एक भी Cl आयंस बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। जब एक भी Cl आयंस नहीं बना पाएगा, इसका मतलब कि वो सारे डिब्बा के अंदर है। ठीक है, ये कहानी है। कह रहा है कि मैक्सिमम कटायन इन वाटर, कौन सबसे ज्यादा कटायन देगा, देख लीजिए। ये तोड़िएगा तो 4+ कटायन बनाएगा, ये तोड़िएगा तो 3+ कटायन बनाएगा, ये तोड़िएगा तो 1 बनाएगा, ये तोड़िएगा तो 1+, Amg पे 2+, Amg पे 2+, बस हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, यही तो बना रहा है। तो ये कहानी हो गई। चलिए फिर आ जाइए। कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। बेटा K3Fe OH होल थ्राइस है। कह रहा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। बेटा ये तो बाइडेंटेड है बाबू, ये बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है, राइट। ये अपना बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक बात बताइए, 3 लोग है ना, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने शानदार शानदार हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कौन हेट्रोलेप्टिक है, जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग है। यानी देखो, ये भी हेट्रोलेप्टिक है, ये भी हेट्रोलेप्टिक है, यानी 2 ऑप्शन सही है इसमें। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, राइट। तो ये कहानी हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बर्नर थियरी को भी हम लोग देख चुके हैं, और बर्नर थियरी के बाद हम लोग आईपीएससी भी शॉर्टकट में देखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंटेंट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हम इस लेक्चर को छोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगा। अगर मेरे साथ आप लेक्चर में बने रहे होंगे यहाँ तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लेक्चर के साथ बनने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो दूसरे लेक्चर की बात करेंगे हम, सेकेंड लेक्चर में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में वीडियो जब दूसरा वाला शूट करेंगे बेटा, तो कल ही मैं आपको ये दूसरा वाला भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो लेक्चर 1 में हमने पूरी थियरी पढ़ा, पूरा नेमिंग। अच्छा, एक चीज़ और आपको छूट गया बताना, उसको मैं पहले बता दूं, तब आपको वो कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो छूट रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक आता है ईएएन नंबर, छूट रहा था, जिसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये सर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। तो कैसे निकालोगे? अगर आप सेंट्रल एटम का ईएन निकालते हो
और उस सेंट्रल एटम का ईएन नोबेल गैस की तरह मिलता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो हो जाएगा वो अपना स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। 1 मिनट, मैं आपको जरा ईएन की बात पूरा डिटेल बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए। ठीक है। हम्म देखिए ध्यान से। तो जैसे आप याद रखिए कैसे निकालते हैं बेटा, ईएन जब निकालोगे ना तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, इसे पता करना है तुमको कौन सा कंपाउंड, मैं कंपाउंड दे रहा हूँ तुमको ये बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ध्यान से, तुमसे पूछ रहा है कि K3 FeCN6 स्टेबल ज्यादा है या K4 FeCN6 ज्यादा स्टेबल है। K4 FeCN6 ज्यादा स्टेबल है, ये बताओ। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईएन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, पहले चार्ज निकाल लो। यहाँ पे आ जाएगा बेटा +3, क्योंकि ये -1 है। सर 3 और 6 का डिफरेंस 3 आएगा। यहाँ आ जाओ, +1 है, -1 है। सर 4 और 6 का डिफरेंस +2 आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, ई एन निकालो यहाँ पर, ई एन निकाल लो यहाँ पे। बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 6 साइनो है और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 हो गया। और चार्ज कितना आ रहा है, 3, तो 3 माइनस कर दो, तो 26 और 12 -3, 6 2 8 और 38 में से 3 निकाल दो, 35 आ गया। इसका मतलब कि ये 35 आ रहा है, यहाँ देख लिया जाए। ईएन जब निकालने जाओगे तो 26 प्लस 6 × 2 और -2 कर दो, तो ये हो जाएगा 26 + 12 -2, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 38 में से 2 निकाल दो, 36 आ गया। 36 किसका कौन एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर को ला रहा है, इसलिए ये स्टेबल होगा। बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए। अब प्रॉब्लम ये आता है, किसी ने पूछा कि ठीक है सर बी स्टेबल है तो ए कैसे स्टेबल होगा, क्या तरीका है कोई स्टेबल बनाने के लिए। तो लोगों ने कहा 2 मिनट रुको मैं तुमको सलूशन बताता हूँ। तो सर ए जो है ना, ध्यान देना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खा ले तो 35 से 36 हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले कहीं से तो क्या हो जाएगा, 35 से 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। 35 से 36 होगा, बोलिए। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या वो 35 से 36 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये खाता है, मान लीजिए कि K3 FeCN6 है, K3 FeCN6 है, और इसको तोड़ दीजिए आप। ठीक से ठीक मुझे इसकी ज़रूरत है सर, बेटा इसकी ज़रूरत है, तो 3 माइनस है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खिला दो इसको, एक इलेक्ट्रॉन अगर खिला दो इसको, तो ये ईएन इसका कितना आ रहा था बेटा, 35 आ रहा था। अब इसका ईएन कितना हो जाएगा, 36 हो गया, एक जोड़ दिए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया, लेने का मतलब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो एक सवाल तुमको यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और कोई अगर मान लो 37 आ रहा है और वो अनस्टेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बन जाएगा, खुद को स्टेबल बना लेगा। इसका मतलब वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 36 बन जाएगा। तो ये होता है ईएन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक सवाल और पूछा हुआ है
कि सर MAN2CO का CO10 का EN बताइए। ये भी जरा देख लीजिए, MAN2CO10 का EN बताइए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। एकेडमिक में बेटा इससे सवाल नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो कैसे निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ आप काम करिए, 2 है तो 2 × 25 कर दीजिए, EN निकालिए। मैं बताता हूँ तरीका आपको। 2 × 25, 10 लोग हैं भाई, 10 लिगेंड है, तो 10 × 2 कर दीजिए। इस पे ये न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है तो -0 कर दो, कोई चार्ज नहीं है तो -0 कर दो। लेकिन एक बात ध्यान देना, मेटल 2 है ना, 2 मेटल के बीच में एक और तो बॉन्ड है यहाँ, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। और तो इसका मतलब क्या है, +2 कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बस खत्म। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 2, तो 70, 2 72। 2 मेटल है, एक मेटल का निकालने के लिए 36, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये रही EN की वैल्यू। इसके बाद ये पूरा हमारा यहाँ तक लेक्चर हमारा खत्म होता है, फर्स्ट लेक्चर। दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में मैं दूसरा लेक्चर शूट करूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप भी बोर होगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए। हाँ, एक निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।